गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। और हमारे आपके बीच शायद क्लास पिछले साल हुई थी, इस साल की आज पहली क्लास है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास फ्राइडे को किया था, सैटरडे और संडे ऑफ था, और इस बार हमारा सैटरडे से ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, फ्राइडे पे समाप्त हुआ है। तो उस दिन हमारी आपकी मुलाकात हो नहीं पाई। तो जितने भी हमारे मेंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों को मेरी तरफ से आज के दिन फिर से एक बार नए सिरे से नए साल 2022 की बहुत बहुत मुबारकबाद, और भगवान और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप लोग 2022 में कुछ बेहतर परिणाम दें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। जो कुछ भी ख्वाब आपने संजोए हैं, आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए संजोए हैं, उन सारे ख्वाबों को आप 2022 में पूरा करिए और जल्दी से जल्दी सफल होकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फ्रेंड्स सीधा क्लास में आगे बढ़ते हैं। लता सिंह, उत्तरा पनवार, सुनीता एंड जयवीर सिंह, अरुण कुमार पंडित, जितने भी लोग क्लास में आ चुके हैं फ्रेंड्स, सबको मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। सब लोग फटाफट जुड़िए और भी साथी जल्दी से आ जाइए। सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। शायद आप लोग क्लास को याद कर पा रहे होंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करके निदेशक तत्व किया था। निदेशक तत्व के भी मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, उसकी भी पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी। मुझे मौलिक कर्तव्य भी पढ़ा दिया था, लेकिन उसके कुछ बातों पर मुझे डिस्कस करनी जो आपको मेंस में सवाल बन सकते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करके फिर उसके बाद आज मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा इसके। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस आज मौलिक कर्तव्य कंप्लीट करने के बाद हम लोग कार्यपालिका की तरफ आगे बढ़ेंगे, और मूल कर्तव्य के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। मूल कर्तव्य के आपको कल मॉडल आंसर भी प्रोवाइड हो जाएगा, और मूल कर्तव्य के अलावा उसके क्वेश्चंस भी मैं कल ही आपको कराऊंगा। निदेशक तत्व और मूल अधिकार प्रस्तावना, इन तीन के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इसका मॉडल आंसर भी सब क्वेश्चनों के टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। मूल कर्तव्य का मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आज से हमारा एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा, कार्यपालिका, जिसमें मिनिमम 3 से 4 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं। 3 दिन मिनिमम, 5 दिन मैक्सिमम, इसी के बीच में क्लास रहेगी। 4 दिन भी हो सकता है, तो मतलब 8 से 10 घंटे हमें लग सकते हैं कार्यपालिका पे, क्योंकि कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका भी है, राज्य की कार्यपालिका भी है। और इस पर जो सवाल आपके बनते हैं, प्रायः राष्ट्रपति से 70% संभावना रहती है। राष्ट्रपति के बाद सवाल बना तो प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल पे सवाल बनता है। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका पे अगर सवाल बनेगा तो जहां तक संभावना है वो राज्यपाल पे सवाल बनता है। लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य की कार्यपालिका में जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो मेंस एस्पेक्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कस भी हम क्लास में करेंगे और आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे भी। कार्यपालिका एक इंपॉर्टेंट है, मेंस में यहां से सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। जैसे कि प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, वैसे ही कार्यपालिका से भी 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ये संभावना पूरी रहती है एग्जामिनेशन में। कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चन आपको कार्यपालिका से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग फटाफट जुड़िए, सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग की लेक्चर नंबर 10 है, शायद यूपीपीसीएस मेंस 2022 में लेक्चर नंबर 10 आज की क्लास स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज पूरा पढ़ा दिया था। फंडामेंटल ड्यूटी के 10 मूल कर्तव्य कौन थे आपको सिखा दिए थे। इतना मैं प्रीलिम्स में ही बताता हूं, लेकिन मेंस लेवल पे कुछ बातें मैं और आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं, फिर मैं अपनी तरीके से समझा दूंगा चीजों को। जैसे एक्चुअली मैंने आपको मूल कर्तव्य की पूरी फंडामेंटल बताया, उसका बेसिक, उसका इतिहास बताया कि कैसे मूल कर्तव्य को एंट्री मिली। फिर मूल कर्तव्य का संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है, उसको भी मैंने आपको समझाया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का मतलब मैंने कहां से लिया है, हमारे मूल संविधान में था या नहीं था, नहीं था तो कब इसे जोड़ा गया, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा, जब इसे जोड़ा गया तो कितने मूल कर्तव्य थे, वर्तमान स्थिति में कितने मूल कर्तव्य हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हमने कल बातें की थी। और 11 मूल कर्तव्य के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया था कि कंपोजिट कल्चर क्या होता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए क्यों आपको कहा गया है, उन प्रथाओं को त्याग देने के लिए क्यों कहा गया जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, किसका आदर करना है, किसकी रक्षा करना है, किसका सम्मान करना है,
क्या पर्यावरण की भी संरक्षण की जिम्मेदारी केवल आप सरकार की है या आपकी भी है? इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मैंने लास्ट क्लास में विस्तार पूर्वक आपको समझाया था। आज हम इसके बारे में कुछ मेंस एस्पेक्ट में सवाल और भी पूछे जाते हैं, उसको भी मैंने हेडिंग बना करके यहां समझाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे एक क्लास अगर छूट जाए तो हम अगली क्लास नहीं कर पाते। बात समझ नहीं पाए मोहम्मद अफजल जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं कि एक क्लास अगर छूट जाए तो हम अगली क्लास नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? मूल कर्तव्य की प्रवर्तनीयता, इनफोर्सिबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब सवाल उठता है, तीनों की एक साथ में तुलना करता हूं। जैसे आपने फंडामेंटल प्रस्तावना पढ़ा, रिलेट करना सीखिए। आपको प्रत्येक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से रिलेशन आना चाहिए, उसके बीच का अंतर आना चाहिए, उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, उसकी समानता जाननी चाहिए। मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया, आप कहेंगे यस। मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाया, आप कहेंगे यस। मैंने आपको नीति निदेशक तत्व पढ़ाया, आप कहेंगे यस। और सबसे लास्ट में मैंने मूल कर्तव्य पढ़ाया। अब इसको आपस में लिंक करिए। अगर मैं सवाल प्रवर्तनीयता की बात करूं, प्रवर्तनीयता, इसका मतलब आप लोग समझ पाते हैं? इनफोर्सिएबल। इनफोर्सिएबल का तात्पर्य यह हुआ, जितने भी प्रावधान अब तक आपने संविधान के दर्शन के रूप में पढ़ा है, इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब क्या हुआ? न्यायालय उसे लागू करा सकता है। क्या करा सकता है? न्यायालय उसे लागू करा सकता है। मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूं क्योंकि आज मैं व्हाइट में ऑलरेडी हूं, तो शायद आपको व्हाइट पे उतना अच्छी मैचिंग नहीं आ रही होगी, तो क्लास थोड़ा सा कम समझ में आएगी। मैं आज इसको ब्लैक करता हूं, जरा सा रुकिएगा, तो शायद ये बैकग्राउंड ज्यादा सूट करेगा ना आपको, क्योंकि व्हाइट ऑलरेडी थोड़ा सा मेरा ड्रेसिंग भी आज व्हाइट है, तो व्हाइट आपको सही से उतना विजिबल नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है? आंसर है नो। क्या मूल अधिकार प्रवर्तनीय है? आंसर है यस। क्या निदेशक तत्व प्रवर्तनीय है? आंसर है नो। क्या मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय है? आंसर है नो। इसका मतलब परिवर्तनीयता के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मूल कर्तव्य कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों की भांति है। मतलब जिस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व का पालन न होने पर न्यायालय के द्वारा उसे लागू नहीं कराया जा सकता और न ही उसे उसमें कोई दंड का प्रावधान दिया जा सकता है, सेम उसी तरीके से मूल कर्तव्य भी अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी 11 मूल कर्तव्य आपको बताए गए हैं, उन मूल कर्तव्यों का यदि आप पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है और ना ही उसके लिए आपको कोई न्यायालय उसको लागू कराने का प्रयास करेगा। इस लिहाज से तो मूल कर्तव्य भी कहीं ना कहीं निदेशक तत्वों की भांति ही है, यानी कि निदेशक तत्वों की तरह ही भी है। लेकिन फिर भी एक बड़ा अंतर है, जहां एक और निदेशक तत्व सरकार को दिया गया ये कहीं ना कहीं निर्देश है कि आप अपने नागरिकों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए ऐसा कार्य करिए। लेकिन मूल कर्तव्य सरकार को दिया गया निर्देश नहीं है। मूल कर्तव्य हम लोगों को, यानी नागरिकों को, यानी भारत के लोगों को दिया गया दायित्व है, कर्तव्य है कि इन कर्तव्यों के माध्यम से आप देश के लिए जो भी भूमिका कर सकते हैं वो करिए। आप जैसे देश की एकता और अखंडता में अपनी भूमिका निभाइए, देश के भीतर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाकर रखिए, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम हो, निष्ठा हो, बलिदान हो, त्याग की भावना हो। साथ ही साथ जितनी भी सामूहिक संपत्ति है उन सामूहिक संपत्ति की रक्षा का भाव हमारे अंदर हो, उनके सुरक्षा का भाव हमारे अंदर हो। साथ ही साथ हमारे संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सब का आदर और सम्मान की भावना हो और हमारे समाज के भीतर जो हमारी बहुलवादी संस्कृति है, जो कंपोजिट कल्चर है, उस कंपोजिट कल्चर को हम बनाए रखने में अपना भूमिका अदा करें। किसके माध्यम से? अपने कार्यों के माध्यम से। देश के भीतर इन सब को बनाए रखने के लिए जो दायित्व तो हमें बताए गए हैं वही मूल कर्तव्य है। तो निदेशक तत्व सरकार को दिया गया निर्देश है, जब मौलिक कर्तव्य हमें बताया गया दायित्व है। निदेशक तत्व
सरकार के द्वारा किए जाने के पश्चात देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना होती है और एक कल्याणकारी राज्य को बनाने में सहयोग करता है। वहीं दूसरी ओर इन कर्तव्यों के माध्यम से हम अपने देश के भीतर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। प्रत्येक नागरिक अपने आप में राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, निष्ठा, बलिदान, इसकी भावना आती है और सभी लोगों में आपस में धार्मिक सौहार्द आता है, जिसके माध्यम से कोई सांप्रदायिक मुद्दे हमारे सामने नहीं आते हैं, बल्कि विभिन्न कल्चर को हम संजोकर रखते हैं और जो देश की संपत्तियां हैं, जो देश की धरोहर हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। इन सब के साथ पर्यावरण की चिंताएं न केवल सरकार की होती है, बल्कि हमारे लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को लिहाज से हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई न करें, पेड़ों की, वनों की, झीलों की जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका हम संरक्षण करें, उनका विकास करें, उनका रक्षा करें। उनको हम काटने से या उसको किसी भी तरीके से बिगाड़, मतलब उसका नष्ट होने से उसको हम बचाने में अपनी भूमिका को अदा करें। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है इसका। तो पहला सवाल ये आता है, क्या निदेशक मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय है? तो आंसर है मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश में या नागरिकों के लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि अधिकार। जैसे सरकार के द्वारा लिए गए हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं ताकि व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास हो पाए, उसी तरीके से हम अब अपने कर्तव्यों को लेकर के भी सजग रहना पड़ेगा। सजग का मतलब होता संवेदनशील, केयरफुल, उसके प्रति हमें प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। हम अपने अधिकारों की मांग के लिए खोजते रहते कौन कौन सा मेरा अधिकार है, क्या हमारे अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो हमें यह भी खोजते रहना चाहिए सरकार के प्रति, देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। जहां एक तरफ अधिकारों के माध्यम से हम अपना व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने कर्तव्यों को निभाकर हम देश की एकता को, अखंडता को, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को, देश की सामाजिक जितनी भी आपकी संपत्ति है, सामूहिक संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, जो देश की धरोहर है, इन सब की रक्षा कर पाते हैं। इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंस अपने आप में अधिकार रखते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस मूल कर्तव्य रखते हैं। लेकिन मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। वह परिवर्तनीय इसलिए है ताकि राज्य की शक्तियों को सीमित करके नागरिकों को वह अधिकार प्रदान किया जाए। तो क्या मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निदेशक तत्व, प्रस्तावना सबको आपस में जोड़ पा रहे हैं? आप लोग एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं? सबका अपना अपना उद्देश्य क्या है? कौन परिवर्तनीय बनाया गया, कौन परिवर्तनीय नहीं बनाया गया, किसको न्यायालय लागू कराएगी, किसको न्यायालय नहीं लागू कराएगी, किसमें दंड का प्रावधान है, किसमें दंड का प्रावधान नहीं है। और ये प्रत्येक प्रावधान देश में कैसा माहौल क्रिएट करते हैं, कौन नागरिकों के लिए लाभकारी है, कौन देश के लिए लाभकारी है। तो अधिकार जो हैं वो नागरिकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्तव्य जो हैं वो देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश की भावना को आगे बढ़ाने के लिए उसमें महत्वपूर्ण है। और इन दोनों के सामंजस्य से ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा, क्योंकि इससे न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होकर हमारा समाज आगे की ओर जाएगा, बल्कि दूसरी ओर पूरे देश को एक डोरे में बांधे रख सकते हैं। लेकिन अगर यदि अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति तानाशाह बनकर के देश की एकता और अखंडता को समाप्त कर देगा और देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगेंगे। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, ये कह रहे हैं मोहम्मद अफजल जी, ये बात कह रहे हैं जब तक 2 क्लास पढ़ेंगे नहीं, अगली क्लास पढ़ने का फायदा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। मेंस की क्लास में अगर आप सोचें आज की क्लास में एंट्री करके हम आज की क्लास समझ लें तो मुश्किल होगी, लेकिन जो टॉपिक जिस दिन स्टार्ट हुआ उसको उस दिन से स्टार्ट करेंगे, तब उसको आगे जोड़ पाएंगे आप। जो क्लास में आज ले रहा हूं, जिसने अभी प्रस्तावना नहीं पढ़ा है, जिसने अभी मूल अधिकार नहीं पढ़ा है, जिसने अभी निदेशक तत्व नहीं पढ़ा है, उनके लिए मूल कर्तव्य नहीं समझ में आएगा, उनके लिए तो यहां पर दिक्कत होगी। लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे वो पूरे टॉपिक को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आपका सवाल होना चाहिए, सर जो बच्चे बाद में एडमिशन लेते जा रहे हैं वो कैसे करें? उनसे लिए हमारा यही अपील होगी, जिस दिन से जो नया टॉपिक स्टार्ट हो उस दिन से उस टॉपिक से जुड़े और उस टॉपिक को विस्तार पूर्वक साथ में पढ़ें। जैसे कि कार्यपालिका 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, 15 मिनट बाद, तो कार्यपालिका से आपको समझ में आएगा। लेकिन अब कार्यपालिका से पहले आपको समझना, निदेशक तत्व मत पढ़िएगा, मूल अधिकार भी मत पढ़िएगा, प्रस्तावना से पढ़ कर आइएगा। तो आप उधर क्या करिए, जो क्लास हो चुकी है उसको प्रस्तावना से पढ़ते हुए आप आइए आराम से। सारे वीडियो आपके अवेलेबल हो गए होंगे, लास्ट के 1-2 रह गए होंगे, नहीं तो हो सकता है वो भी हो गया हो।
और कार्यपालिका हमारे साथ लाइव करी तो हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे। आप समझ गए अफजल जी? चलिए, तो अब परिवर्तनीयता को लेकर आपको एकदम क्लियर हो गया कि मौलिक कर्तव्य निदेशक तत्व के भांति परिवर्तनीय नहीं है इस रूप में, या निदेशक तत्वों के समान ही है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां निदेशक तत्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, नागरिकों को विकास के लिए सरकार को दिया गया निर्देश है, वहीं दूसरी ओर मूल कर्तव्य व्यक्तियों को दिया गया वह दायित्व है जिससे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सकेगा। और हमारे देश के विकास में भी, राष्ट्र के निर्माण में भी और व्यक्ति के विकास में भी यह महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे कुछ पॉइंट में आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मूल कर्तव्यों की परिवर्तनीयता में पहला पॉइंट क्या रखा गया कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते, यानी कि लागू नहीं कराए जा सकते। अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकारों को यदि राज्य नहीं देगा या कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करेगा तो आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 24 में दंड का प्रावधान है। इस दृष्टि से यह नीति निदेशक तत्वों से समानता रखता है। यही कारण है कभी कभी व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्तव्यों को निरर्थक घोषणाएं भी कह दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं क्या बेवजह, निदेशक तत्व था ही, क्या जरूरत थी मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए? जरूरत है। अगर मूल कर्तव्य नहीं होता तो व्यक्ति अपने दायित्वों के प्रति वह सजग नहीं हो पाता, वो अपने दायित्वों को कभी समझ ही नहीं पाता कि हमारा दायित्व क्या बनता है। जिस घर का पेरेंट्स अपने दायित्वों को न समझो, परिवार चल पाएगा या बिखर जाएगा? क्या पेरेंट्स के दायित्व को निभाने के लिए से ही परिवार चलता है? अब पेरेंट्स मान लीजिए सरकार हो गई, आप मान लीजिए देश के नागरिक परिवार के मेंबर हो गए, तो केवल पापा जी आपको सारे अधिकारों को देते रहें और आप अपने कर्तव्यों का कुछ भी निर्वहन न करें तो क्या आपका परिवार आगे बढ़ पाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, पापा अगर हमें सब अधिकार देते हैं तो घर में रह करके हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं कि घर के सामानों को तोड़े फोड़े ना, घर के सामानों की रक्षा करें, घर में जितने भाई बहन हैं सब लोग आपस में मिलकर रहे, कोई लड़ाई दंगा ऐसा ना करे कि पापा हमें सब कुछ लेकर हमारे लिए आए लेकिन घर पे आए तो घर रोज एक मुकदमा खड़ा रहे। तो ये आप, इससे आपका परिवार कभी विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेम इसी चीज को फैला दीजिए, देश के अंदर भी यही होगा। सरकार आपको इतना कुछ दे रही है, इतने सारे अधिकार प्रदान कर रहा है संविधान आपको, लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत जब संविधान की रक्षा करने की बात आए, अगर आप अपने दायित्वों को भूल जाएंगे, क्या हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे जा पाएगी या समाप्त हो जाएगी? तो आंसर है समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। निरर्थक घोषणाएं मात्र नहीं, तो पश्चिम की विधिवेत्ताओं ने आलोचना की है, लेकिन आपको जवाब देना है ये निरर्थक घोषणाएं मात्र नहीं है। सेकंड पॉइंट, हालांकि कई मामलों में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य जितना इंपॉर्टेंस अधिकार रखते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस कर्तव्य रखते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन करके देश का और व्यक्ति का दोनों का विकास करते हैं। अब सवाल यह उठा कि यार कुछ तो दबाव होना चाहिए। अगर पापा कहते हैं कि छोटे वाले बेटे से तुमको यह काम करना है, घर में सफाई का काम या छोटे मोटे सामान लाने होंगे आप लाएंगे। बड़े भाई को कहा गया देखो यार छोटे भाइयों को जब फीस जमा करने रहा करो, मैं ऑफिस में रहता हूं, हमेशा काम से व्यस्त रहता हूं, जाकर आप फीस सबमिट कर दिया करो, एडमिशन करा दिया करो। कोई बात आती है गार्जियन मीटिंग भी कभी कभी आप अटेंड कर लिया करो। घर में कोई जरूरत आ जाती है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, बाहर से आप सामान भी ला दिया करो। हम अगर कहीं बाहर मीटिंग में चले गए हैं तो आप घर की सब्जी सामान सब ला दिया करो। ये कौन बता के जा रहा है? पिताजी अपने लोगों को बता करके जा रहे हैं। तो इसके क्रियान्वयन के लिए कुछ तो प्रावधान होना चाहिए। अगर पिताजी केवल ये निर्देश देके चला जाए और लौट कर आए, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तब तो ये निर्देश निरर्थक घोषणाएं ही हो जाएगी। कुछ तो प्रावधान होना चाहिए, कोई दबाव तो होना चाहिए। तो इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए? मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है वर्मा समिति। सवाल मेंस में लिखना होगा, प्री में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वर्मा समिति की रिपोर्टों को आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। जब मेंस में सवाल पूछा जाए मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य के महत्व को व्यक्त करते हुए मूल कर्तव्य के क्रियान्वयन को दर्शाइए या बताइए या उसका उल्लेख करिए, तब आपको यही आंसर लिखना होगा कि व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बारे में बेसिक जो आपको मैंने बताया है। फिर उसके महत्व में मैं भी आपको बताऊंगा महत्व में क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन किस रूप में किया जाएगा तो पहला पॉइंट आपको यह लिखना ही पड़ेगा वर्मा समिति 1999।
मूल कर्तव्यों के ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, इसके क्रियान्वयन या प्रचालन के लिए 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया और भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन, जिसको कहा जाता है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, के संबंध में वर्मा समिति 1999 गठित की गई। और इसी वर्मा समिति ने अपनी तमाम रिपोर्टों के माध्यम से इस बात को बताया कि पर्यावरण के संबंध में केवल सरकार के ही दायित्व तो नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करना ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। अतः जब तक नागरिक इसके प्रति सजग नहीं होंगे, पर्यावरण को कभी भी संरक्षित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार केवल नियम बना सकती है, केवल अधिनियम ला सकती है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए यह 125 करोड़ जनता जिम्मेदार होगी। जब तक ये 125 करोड़ जनता जागरूक नहीं बनेगी, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होगी, अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होगी, तब तक इस पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। वर्मा समिति ने ही अपनी रिपोर्ट में यह बात बताई थी। जैसे आगे मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आप कहेंगे तो इसको मैं सेंड भी कर दूंगा मूल कर्तव्य के नोट्स के रूप में। वैसे मूल कर्तव्य का आपको जो घर पे नोट्स जाएगा वहां सब सारी बातें आपको मिलेंगी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें पर्यावरण संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का ना होकर प्रत्येक व्यक्ति का भी है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। अब मतलब समझ पाया? अगर आपके कर्तव्यों के रूप में पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है और आर्टिकल 12 से 35 के मध्य जो कुछ भी अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों को जरूरत पड़ जाएगी तो राज्य सीमाएं लगा सकता है। और उसका आधार क्या होगा? सीमाएं लगाने का आधार क्या होगा कि अगर आपके द्वारा अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य किया जा रहा है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इस आधार पर आपके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि आपकी भी है, अच्छा, जितने लोग क्लास में, जरा हमसे कोई कमेंट करके बताएं। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि क्लास अपलोड नहीं होती। अब तक मैंने आपको 9 लेक्चर पढ़ाए हैं, कितने लेक्चर की क्लास अपलोड हो गई है? जरा कमेंट करके बताइए कितने लेक्चर की क्लास अपलोड हो गई है। केवल लास्ट क्लास आपकी बची हुई है कि उसके पहले की भी क्लास अपलोड नहीं हुई है? जो क्लास आज मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको कल रात तक नहीं मिलेगी, कल रात के बाद मिलेगी। अगर आप लाइव नहीं कर पाए तो आपको 24 घंटा वेट करना पड़ेगा, 24 घंटे के बाद मिल जाएगी। तो उस 24 घंटे में कितनी समस्या क्रिएट होती है कि जो आपको लाइव और 24 घंटे के बीच नहीं मिली। 24 घंटे के बाद जब वो क्लास मिलती है उस पर कितना काम करते हैं आप जानते हैं, लेकिन 24 घंटे का वो प्रोसेस है, वो आपको बताया ही जाता है कि 24 घंटे में वो क्लास आपको मिल जाएगी। अगर 24 घंटे के बाद भी क्लास नहीं मिलती तो मैं आज ही आपको कंप्लेन इस बात की पहुंचा देता हूं। 8 क्लास, 9वीं क्लास आपको नहीं मिली है। उसका रीजन क्या होगा कि जो लास्ट क्लास मैंने आपसे ली थी उसके बाद स्टाफ न्यू ईयर के हॉलिडे पे है। मैंने आपको ये किसी लोगों को मैसेज पे भी बताया, किसी का कॉल आया था मेरे पास, तो वो क्लास आपको हो जाएगी आज शायद अपलोड हो जाएगी। फिलहाल मैं आज भी टीम को एक बार बोल देता हूं कि क्लास होने के बाद 24 घंटे के भीतर वीडियो अपलोड हो जाएगा। 24 घंटे के पहले उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। इसके बाद वीडियो कट किया जाता है, कट के बाद उसको कहां जरूरत पड़ती है, कहीं कुछ क्लियरिटी होती है, कहीं ब्रेक हो रहा है, उसको सही किया जाता है, एडिट किया जाता है, फिर वीडियो अपलोड की जाती है। तो पूरे प्रोसेस में 24 आवर्स टाइम लगते हैं, कई बार उससे पहले भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको 24 आवर्स बताया जाता है। ठीक है, सुनीता जी कह रही सर टाइम से अपलोड हो जाता है, तो सर्च कर लिया कि भाई अपलोड होगा, किसी एक को तो अपलोड नहीं होगा, ऐप पर अपलोड होगा तो उस सबको एक साथ अपलोड होगी। ठीक है, तो इस मामले में ऐसी शिकायतें मत मन में रखा करें जिसकी वजह से कोई मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों को हमारे पास शिकायतें आती हैं कि सर वीडियो 24 घंटे के बाद अपलोड हुआ। केवल 24 घंटे में वीडियो नहीं मिला, उसी में सबसे बड़ा लॉस हो गया आपका पढ़ाई का। 24 घंटे के बाद मिला तो आपका हमेशा के लिए आपके पास है, उसके बाद जैसे पढ़ना हो पढ़िए, वो एक प्रोसेस में है, तुरंत मिल नहीं सकता।
तो अगर आप लाइव क्लास नहीं आकर पाते तो 24 घंटे का वेट करिए, उसके बाद जो पिछली वीडियो आप पढ़ते हुए इसको आइए। ये प्रोसेस है ना उसमें, क्योंकि वो उस फंक्शन में है। जो चीजें प्रोसेस में तो उतना टाइम तो लगेगा ही। शालिनी वर्मा जी कह रही हैं लेक्चर नंबर 7 तक अपलोड है। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं सर लेक्चर 8 है, तो इसका मतलब लेक्चर 8 आपको दिख नहीं रहा है। शालिनी वर्मा वहां सही से चेक करिए, लेक्चर 8 और बच्चों का कमेंट आ रहा है, इसका मतलब है किसी बच्चे को अलग अलग लेक्चर दिया नहीं जाता है। ऐप पर एक साथ लेक्चर अपलोड होते हैं, उसमें आपको पढ़ना होता है। और अभी अभी अमित सिरोही जी का कमेंट है सर सारी क्लास अपलोड हो गई है। तो पहले इसको पकड़िए ना, कहीं ऐसा नहीं कान आपके पास हो और आप कौवे को दौड़ा लिए, कान मेरा कौवा लेके चला गया। पहले कान को टच करिए, कान है कि नहीं आपके पास, ठीक है। बाकी समस्या होती तो मैं हूं संस्थान आपके प्रति, आपका अधिकार है। जो भी कोई कमियां हो आप बताइए, उसको सुना जाएगा और संस्थान और मैं दोनों उसके लिए आपके लिए जिम्मेदार हैं, वो सुना जाएगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, लेकिन लीगली, मतलब छोटी छोटी बातों का नहीं कि इतनी शिकायत आप छोटी छोटी बातों को लेकर के अंदर रहे कि आपको ना करें। काम मेन असली है, उस पर कितना काम कर रहे हो आप लोग जान रहे होंगे। इतनी मेहनत से आपको आंसर राइटिंग कराई जा रही, कितने आंसर आपने लिखे अभी तक वो आप लोग जान रहे होंगे अभी तक। उस पर काम करिए, वो है मेन काम आपका। बाकी जो कमियां रहेगी वो बताइएगा, उस पर काम किया जाएगा। चलिए, फिलहाल मूल कर्तव्य के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास, इस मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए अब तक सरकारी प्रयास क्या किए गए, दोनों तरफ किए गए। कुछ प्रयास न्यायालय ने भी किए हैं, कुछ संसद ने भी अधिनियम बनाए हैं। जैसे मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास, मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास, इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। मूल कर्तव्यों को लागू, देखिए, जबकि यह परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इसको लागू नहीं कराएगी, लेकिन कुछ निर्देश दे सकती है। और उस निर्देश के संबंध में न्यायपालिका ने ऐसे कोई निर्देश दिया ताकि मूल कर्तव्य लागू हो पाए, या संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया जिससे उन मूल कर्तव्यों को कहीं ना कहीं दबाव पड़े कि नहीं इसको करिए, नहीं तो आर्थिक दंड मिलेगा इसके लिए। वो क्या क्या है उसको देखते हैं। संसद द्वारा, न्यायालय द्वारा। संसद द्वारा और दूसरा न्यायालय द्वारा। दूसरा न्यायालय द्वारा। अगर संसद के द्वारा बात किया जाए तो संसद ने भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता 2002 बनाया, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का अपमान करना, विशेषकर यहां राष्ट्रध्वज का मामला है, राष्ट्रध्वज का अपमान दंडनीय अपराध बनाया गया इस कानून के माध्यम से। तो भले ही यह परिवर्तनीय नहीं है, बावजूद उसके संसद ने कुछ कानून बनाकर उसको क्रियान्वित कराने के लिए, उसे लागू कराने के लिए, उसका पालन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर बनाया। उस प्रेशर के रूप में संसद के द्वारा किया गया पहला प्रयास है भारतीय ध्वज संहिता 2002। और आईपीसी की एक धारा है, आईपीसी की धारा 153 के तहत, इतना गहराई से नहीं लिखना है आपको, लेकिन कम से कम इतना याद रखिएगा। जब देखिए, कई बार आप लोग कहते हैं कि सर उत्तर लिखते समय अगर फैक्ट भूल जाए तो क्या करें। फैक्ट भूल जाए तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना। आपको इतना है, सर ने बताया था कि सरकार के द्वारा कुछ न कुछ प्रयास किया गया है। अब आपको याद आ रहा है कि सर ने एक बात बताई थी, भारतीय ध्वज संहिता, एक कोई धारा बताई थी, नहीं याद आ रहा, जाने दीजिए। कैसे उत्तर लिखेंगे, उसका प्रभाव भी कुछ नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नंबर नहीं कटेगा, मिल जाएगा आपको। केवल ऐसे लिखिए, भले ही मूल कर्तव्य परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी समय के साथ साथ सरकार के द्वारा भी और न्यायालय के द्वारा ही महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके द्वारा मूल कर्तव्य को समय समय पर लागू कराने का प्रयास किया गया है। जैसे
संसद के द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 बना करके राष्ट्र